हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन में वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि हाउ इंडक्शन मशीन स्टार्ट्स और इंडक्शन मशीन्स में आर्मेचर रिएक्शंस क्यों नहीं एनालिसिस किए जाते हैं। सिंक्रोनस मशीन्स में आपने देखा होगा आर्मेचर रिएक्शन की एनालिसिस करते हैं हम लोग। डीसी मशीन्स में देखा होगा आर्मेचर रिएक्शन की एनालिसिस करते हैं। सिंक्रोनस मशीन में ट्रांसफार्मर में आर्मेचर रिएक्शन क्यों नहीं एनालिसिस किया जाता है, आज के सेशन में ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। इंडक्शन मशीन्स में आर्मेचर रिएक्शन क्यों नहीं होता है एंड हाउ इंडक्शन मशीन स्टार्ट। आपने एक मूवी भी देखी होगी, थ्री इडियट्स में एक क्वेश्चन किया जाता है, प्रोफेसर से एक क्वेश्चन करते हैं कि इंडक्शन मशीन किस तरीके से स्टार्ट होती है, इजंट इट। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे और लिंकअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंडक्शन मशीन्स के बारे में। कि लेट्स से एक मशीन हम लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इंडक्शन मशीन ड्रॉ किया, जो कि स्टेटर का पार्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तीन फेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ए फेज, बी फेज, सी फेज, बुल आई। एंड रोटर का प्लेसमेंट अगर हम लोग करें तो रोटर हम लोग कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। रोटर में रोटर कंडक्टर्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग फॉर द टाइम बीइंग स्क्वायरल केज के बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायरल केज के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्क्वायरल केज रोटर्स में इस तरीके से सिलेंड्रिकल ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिलता है। और इस तरीके से ये रोटर बार्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया, चलिए अभी सही है। इस तरीके से रोटर कंडक्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटर का मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर ली कि स्टेटर की एज अ मोटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको बात करें। ये सपोज करिए इंडक्शन मोटर है, मोटर है तो मोटर में इलेक्ट्रिसिटी आप स्टेटर में सप्लाई करेंगे ना, वोल्टेजेस सप्लाई करेंगे जिसके कारण करंट फ्लो करेगा, मोटर करंट एब्जॉर्व करेगा। तीनों फेसेस में ए फेज का करंट, बी फेज का करंट एंड सी फेज के करंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कैसे हैं, टाइम डिस्प्लेस्ड बैलेंस्ड करंट अगर हम लोग स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में सप्लाई करें तो एज पर द प्रीवियस डिस्कशन हम लोगों का आइडिया क्रिएट हो गया है, वन रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। अब इस रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि ये स्टेटर से प्रोड्यूस्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मैं पोल्स को क्रिएट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आपको स्टेटर के वर्चुअल पोल्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। सपोज करिए ये एन पोल ऑफ द स्टेटर का फॉर्मेशन हो गया, ये एस पोल ऑफ द स्टेटर का फॉर्मेशन हो गया, एन पोल और एस पोल ऑफ द स्टेटर का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, विच विल रोटेट इन द स्पेस। ये जो पोल्स वर्चुअल पोल्स फॉर्म हुए हैं रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के, ये स्पेस में रोटेट करना चालू करेंगे। और अगर आपने ए बी सी फेज सीक्वेंस का करंट का इंजेक्शन किया हुआ है तो ये जो पोल्स हैं इनका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेंगे कि एन पोल पहले ए पे रहेगा, फिर रोटेट करके बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा। मतलब कि एन और एस पोल्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर ए सी बी फेज सीक्वेंस का करंट इंजेक्शन किया होता तो इस डायरेक्शन में रोटेशन रहता रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एन पोल पहले ए पे जाता, फिर सी पे जाता, फिर बी पे जाता, ए सी बी फेज सीक्वेंस प्रोड्यूस करता। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोगों को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हम लोग ए बी सी फेज सीक्वेंस अज्यूम करें तो इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। और ये सिंक्रोनस स्पीड के साथ, एनएस स्पीड के साथ रोटेट करेंगी। एनएस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ था, एनएस इज इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी। तो ये कितने पोल की मशीन देखने के लिए मिल रही है, 2 पोल की मशीन। कि इसका रिटर्न कंडक्टर अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करें, आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ लिया हुआ है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मालूम होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि 2 पोल्स कैसे क्रिएट करते हैं। 4 पोल्स के लिए वाइंडिंग्स में क्या चेंजेस आपको करना पड़ेगा। तो जस्ट एन ओवरव्यू दे देता हूँ कि ए अगर यहाँ पे है, ए डैश अगर यहाँ पे हुआ,
तो 2 पोल की मशीन कंस्ट्रक्ट होगी। रिटर्न कंडक्टर अगर यहाँ पे हुआ, ए यहाँ पे है, ए डैश अगर यहाँ पे हुआ तो 4 पोल की मशीन क्रिएट होगी, और ए अगर यहाँ पे है, ए डैश यहाँ पे हुआ तो 8 पोल की मशीन क्रिएट होगी। तो लाइक वाइज हम लोग बात कर सकते हैं। तो 120 फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बात करें कि ये सप्लाइड करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स के बारे में बात करें, 2 नंबर ऑफ पोल्स अवेलेबल है, तो इसका 3000 आरपीएम के साथ ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट करना कंटिन्यूअसली ये चालू कर देंगी, एन और एस पोल्स कंटिन्यूअसली रोटेट करना चालू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली रोटेट करना चालू कर देंगे। अब फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया क्रिएट करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्यों नहीं एनालिसिस किया जाता इंडक्शन मशीन में, तो आर्मेचर रिएक्शन को एनालिसिस करने के लिए इस रोटर पार्ट को मैंने मशीन में से हटा दिया, इस रोटर पार्ट को मशीन में से मैंने हटा दिया। तो यहां से हम लोग सपोज करिए कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, यहां से सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस सप्लाई करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो यहां से सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस हम लोग, क्योंकि मोटर है तो वोल्टेजेस हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अब ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें कि ट्रांसफार्मर से लिंकअप करने की कोशिश करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये सपोज करिए ये ट्रांसफार्मर हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब ट्रांसफार्मर में यहाँ पे कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सपोज करिए V1 अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस हम लोग प्राइमरी में सप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो एज अ मोटर बिहेव कर रही है ना, एज अ मोटर बिहेव कर रही है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सोर्स से सप्लाई कर रहे हैं तो ये पावर का क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है। मोटर क्या करेगा, मोटर में भी सोर्स से हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, सोर्स से सप्लाई किया हुआ है, तो ये भी क्या कर रहा है, पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। ये जैसे मोटर बिहेव कर रहा है, सिमिलरली ये भी प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर भी तो मोटर बिहेव करेगी, ये पावर का एब्जॉर्प्शन करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं कि ये सपोज करिए यहाँ से करंट फ्लो करना चालू करेगा, ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्शन करेगा, एमएमएफ क्रिएट करेगा, जिसके कारण फ्लक्स लाइंस का डेवलपमेंट होगा। ये फ्लक्स लाइंस कन्फाइंड टू द कोर होंगी कि सारी फ्लक्स लाइंस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंकअप हो रही हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस E2 और यहाँ पे प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस E1 आपको देखने के लिए मिलेगा, E1 देखने के लिए मिलेगा। यही तो ट्रांसफार्मर का डिस्कशन हुआ था ना, आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से वोल्टेज सप्लाई किया, करंट फ्लो की, फ्लक्स से प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण इंटरेक्शन के कारण इन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्ट करके ये फ्लक्स लाइन, जो कि टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स लाइंस है, स्टेशनरी कंडक्टर से के साथ लिंकअप होंगी, स्टेशनरी कंडक्टर के साथ लिंकअप होंगी, तो जिसके कारण सेकेंडरी एंड प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगी। अब हम लोग बात करें कि अगर आइडियल केसेस में हम लोग बात कर रहे हैं, आइडियल केसेस में बात कर रहे हैं इन द सेंस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस, लीकेज रिएक्टेंसेस को अगर हम लोग कंसीडर ना करें, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस में आप लोगों ने मेंशन किया होगा कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कॉपर लॉसेस क्योंकि आइडियल फेसेस में कंसीडर नहीं करेंगे, कॉपर लॉसेस कंसीडर नहीं करेंगे, आयरन लॉसेस कंसीडर नहीं करेंगे, लीकेज रिएक्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, नॉन लीनियरिटी इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर आप लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल मशीन एनालिसिस में जब इक्विवेलेंट मॉडल आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बिल्डअप करते रहेंगे, वहाँ पे 1 by 1 चीज़ें इन प्रैक्टिकलिटीज़ को थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंसेस आप लोग मॉडल करते हैं। लेकिन आइडियल मशीन एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर रेजिस्टेंसेस और लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग को मैं कंसीडर ना करूँ, तो 100 वोल्ट अगर यहाँ से वोल्टेजेस मैंने सप्लाई किया हुआ है, तो 100 बैक ईएमएफ, 100 वोल्ट का बैक ईएमएफ भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितना वोल्टेजेस हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, उतनी ही बैक इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को प्रोवाइड होंगी, बैक इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोवाइड होंगी। कोई भी चेंजेस नहीं होगा अगर हम लोग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग के और लीकेज रिएक्टेंस का कंसिडरेशन ना करें, और अगर कंसीडर करते हैं तो स्लाइट डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से वोल्टेज हम लोगों ने सप्लाई किया है, करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे सम काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, तो दिस वोल्टेज इज नथिंग बट दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज। और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कंसीडर ना कर रहे हैं, लीकेज रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कंसीडर ना कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज इज नथिंग बट दिस वोल्टेज, मतलब कि जितना आप सप्लाई कर रहे हैं उतना ही बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। कि सपोज करिए 100 वोल्ट आपने सप्लाई किया, सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चालू किया, अभी इस करंट जो कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो सपोज करिए 100 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करेगा। अब ये 100 फ्लक्स लाइंस 100 वोल्ट का बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगी, बैक इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगी। तो नो लोड के कंडीशन में जितना फ्लक्स लाइंस था, लोडेड कंडीशन में भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस मेंटेन्ड है, क्योंकि हम लोग लिखते थे यहाँ पे कि E इज इक्वल्स टू √2 पाई F phi m n, और E1 अगर लिखे हुए हैं तो यहाँ पे N1 से हम लोग स्पेसिफाई करते थे। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो E1 डिवाइडेड बाई √2 पाई F N1, तो E1 ये क्या है, ये चीजें तो कांस्टेंट है ना, √2 क्या है, कांस्टेंट ही है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार मशीन कंस्ट्रक्ट हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी कोई गेमिंग नहीं किया जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी कोई गेमिंग नहीं किया जा सकता है। मतलब कि phi m इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 डिवाइडेड बाई F1 पे, ये सॉरी F पे डिपेंड करेगा, E1 डिवाइडेड बाई F पे ये डिपेंड करेगा, E1 डिवाइडेड बाई F पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसीज तो फिक्स्ड ही है, जो सप्लाई कर रहे हैं वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने जितना वोल्टेज सप्लाई किया, अगर लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर ना करें तो सेम एज अ बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब E1 की वैल्यू भी फिक्स्ड है, जितना सोर्स वोल्टेजेस है उतना ही बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। E1 की वैल्यू फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब कि ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द आइडियल वोल्टेज सोर्स सो इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, फ्लक्स ऑफ द मशीन इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज। कि एक बार वोल्टेजेस आपने सप्लाई कर दिया मशीन में ऑफ सम फ्रीक्वेंसी, तो ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द मशीन, ऑपरेटिंग फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज, ये चेंज होने वाली नहीं है। और आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअली कहता क्या है, बिकॉज ऑफ द लोड कंपोनेंट ऑफ करंट इफ सम फ्लक्स पैटर्न चेंजेस अकर्स इन दी कोर ऑफ द मशीन देन वी हैव टू एनालाइज आर्मेचर रिएक्शन। कि लोड कंपोनेंट ऑफ करंट के फ्लो होने के कारण अगर नेट फ्लक्स पैटर्न मशीन का इफेक्ट कर जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन हो जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन एनालिसिस करते हैं, जो कि सिंक्रोनस मशीन के साथ करेंगे, डीसी मशीन्स के साथ करेंगे, इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर के साथ आर्मेचर रिएक्शन की एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, यहाँ से सपोज करिए 100 वोल्ट यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सम करंट लाइन फ्लो कर रहा है, तो इस वोल्टेज के सप्लाई के करंट सम फ्लक्स, ये करंट लाइन इन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो कि स्टेटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं के साथ इंटरेक्शन की टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करेंगी, तो वन रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। आरएमएफ के कॉन्सेप्ट से इतना क्लियर है। अब ये अगर एन पोल है तो सम फ्लक्स लाइंस ये प्रोड्यूस करेगा। येलो कलर के पेन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि ये आपको रिप्रेजेंट करें कि स्टेटर से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस हैं, ये स्टेटर से प्रोड्यूस्ड फ्लक्स लाइंस है। ये सपोज करिए फाई से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो की, जिसके कारण एन और एस पोल्स रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और ये फ्लक्स लाइंस का एन टू एस फ्लक्स लाइन फ्लो करना चालू की, और ये स्पेस में एन टू एस जो है रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स रोटेट करेंगे, कंटिन्यूअसली रोटेट करेंगे, तो ये फ्लक्स लाइंस भी रोटेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए 100 वोल्ट आपने सप्लाई किया तो 100 फ्लक्स लाइंस का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। अब ये सपोज करिए 100 फ्लक्स लाइंस हैं और ये एन और एस पोल्स कंटिन्यूअसली स्पेस में रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्पेस में रोटेट कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स लाइंस यहाँ पे कंडक्टर क्या है, कंडक्टर तो स्टेशनरी रखा हुआ है ना, और ये फ्लक्स लाइंस क्या है, एन और एस पोल्स की फ्लक्स लाइंस कंटिन्यूअसली स्पेस में रोटेट कर रही हैं, तो ये फ्लक्स लाइंस और ये कंडक्टर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा डी फाई बाई डी टी का एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू बैक इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बैक इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को प्रोवाइड होंगे, बैक इंड्यूस वोल्टेजेस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, बैक इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होंगे।
क्लियर है? जैसे कि ट्रांसफार्मर में होते थे, यहां से हम लोग सप्लाई करते थे, यहां से बैक इंड्यूस वोल्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता था, बैक इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलता था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई करेंगे। तो सपोज करिए 100 वोल्ट का इंजेक्शन किया हम लोगों ने, 100 फ्लक्स लाइंस का फॉर्मेशन हुआ, 100 वोल्ट का बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने रोटर का प्लेसमेंट नहीं किया हुआ है, नो लोड के कंडीशन में रोटर कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है। अब सपोज करिए कि इस रोटर को मैं कनेक्ट करता हूं, कि अगर हम लोगों ने रोटर नहीं कनेक्ट किया हुआ है तो 100 वोल्ट 100 फ्लक्स लाइंस 100 वोल्ट का बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंसेस एंड रेजिस्टेंस एंड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस को कंसीडर ना करें तो 100 वोल्ट अगर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, 100 फ्लक्स लाइंस का फॉर्मेशन होगा, 100 वोल्ट का बैक इंड्यूस वोल्टेजेस आपको कंडक्टर्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? अब अगर इस रोटर को मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, इस रोटर को अगर मैं यहां पे कनेक्ट करूं, कि रोटर का प्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया, रोटर्स में वाइंडिंग्स तो अवेलेबल है लेकिन वाइंडिंग्स में कोई भी करंट या फिर वोल्टेजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट मैं सपोज करिए एक आयरन का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, हाईली परमिएबल मटेरियल का प्लेसमेंट कर दिया हूं, कोई भी वाइंडिंग में करंट या फिर वोल्टेजेस का इंजेक्शन या फिर इंडक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट एक आयरन बॉडी मैंने रोटर में प्लेस कर दी हुई है। तो प्रीवियसली जब रोटर नहीं था तो एन और एस पोल्स के बीच में रिलक्टेंस की वैल्यू क्या थी? हाई थी ना। रिलक्टेंस, एयर गैप की वैल्यू क्या थी? हाई थी जब रोटर नहीं था। जब रोटर नहीं था तो एयर गैप की वैल्यू हाई थी, रिलक्टेंस की वैल्यू हाई थी। तो जब रोटर नहीं था उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम लोग फेजर ड्रॉ करते हैं कि फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स से सेटअप करना, इंड्यूस वोल्टेजेस को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जब रोटर नहीं था तो रिलक्टेंस की वैल्यू हाई थी। मैग्नेटिक सर्क्यूट्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एमएमएफ हुआ, ये फ्लक्स लाइंस हुआ, और ये रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ। एमएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाइड विथ आई, एन मल्टीप्लाइड विथ आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस लिखा जा सकता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखते हैं। सिमिलरली फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें कि लेट से अगर रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई था जब रोटर प्लेस नहीं किया हुआ था, जब ये रोटर प्लेस नहीं था तो एन और एस पोल्स के बीच में रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी, एयर गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेवलपमेंट करने के लिए, कि फ्लक्स की वैल्यू अगर आपको क्रिएट करनी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स क्रिएट करनी है, तो रिलक्टेंस की वैल्यू अगर आपको ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो डिजाइन इंजीनियर कंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है, उसके साथ फिर कोई गेमिंग नहीं हो सकती है फर्दर। रिलक्टेंस की वैल्यू अगर हाई है उस पर्टिकुलर केस में, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस आपको डेवलपमेंट करना है, तो करंट का रिक्वायरमेंट कितना होगा? करंट का रिक्वायरमेंट भी आपको इंक्रीज करना रहेगा। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इन दोनों का रेशियो जो है वो मेंटेन्ड कांस्टेंट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइंस मशीन में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, और फ्लक्स लाइंस ही सिग्निफिकेंट नहीं होंगी अगर, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो फ्लक्स लाइंस एसेंशियल है, इसीलिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइंस हम लोगों को मशीन्स में प्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगेगा अगर रिलक्टेंस की वैल्यू हाई है। तो विदाउट रोटर अगर हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, ये नो लोड करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू जो कि विदाउट रोटर आपको देखने के लिए मिल रही है, विदाउट रोटर, जिसका मैग्नीट्यूड हाई आपको देखने के लिए मिल रहा है नो लोड करंट की वैल्यू का। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस रोटर का प्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया, मतलब एन और एस पोल्स के बीच में अब मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, हाईली परमिएबल मटेरियल आ गया, रिलक्टेंस की वैल्यू रेड्यूस हो गई, क्योंकि रिलक्टेंस और परमिएबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैग्नेटिक सर्क्यूट वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि रिलक्टेंस अगर रेड्यूस हो गया मतलब परमिएबिलिटी हाई हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के फ्लो होने के पाथ का परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। अब प्लेस कर दिया जब इस मटेरियल को, तो यहाँ पे रिलक्टेंस की वैल्यू लेस हो गई, परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई हो गई। जब परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई हो गई तो इजीली फ्लक्स लाइन सेटअप हो जाएंगी, इजीली फ्लक्स लाइन सेटअप हो जाएंगी। मतलब उस पर्टिकुलर केस में इसी इक्वेशंस के थ्रू हम लोग डील करें
तो सिग्निफिकेंट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है ही है। रिलक्टेंस की वैल्यू अब क्या हो जा रही है, रिलक्टेंस की वैल्यू जब हम लोगों ने व्हाइट वाला मटेरियल प्लेस कर दिया तो रिलक्टेंस की वैल्यू रेड्यूस हो गई। अब रिलक्टेंस डिनोमिनेटर जब रेड्यूस हो गया तो न्यूमरेटर को भी सेम रेशियो से रेड्यूस होना पड़ेगा ना, तभी तो इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होगा और फ्लक्स लाइंस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है। तो करंट की वैल्यू लेस लगेगी अगर हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का प्लेसमेंट कर दिया तो करंट की वैल्यू विथ रोटर इतनी लगेगी, विथ रोटर इतनी लगेगी। तो अगर हम लोग इस रोटर को प्लेस ना करें तो जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं सेम फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर इस रोटर को प्लेस कर दें तो जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर प्लेस नहीं किए हुए हैं तब भी फ्लक्स लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लेस कर भी देते हैं तब भी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस सेम है। करंट में डिफरेंसेस है, करंट जो ये ड्रॉ करेगा उसमें डिफरेंसेस, कि अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर दिया हो तो लेस करंट ड्रॉ करेगा, करंट का मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा, कि इस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट से भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस डेवलप की जा सकती हैं। तो फ्लक्स लाइंस में कोई चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है क्या? फ्लक्स लाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, फ्लक्स लाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ द सम रीजन, रोटर के तो बात कर लिया कि रोटर प्लेस करें चाहे ना करें फ्लक्स लाइन सेम है। अब बिकॉज ऑफ द सम रीजन आप इसके साथ लोड कनेक्ट करते हैं, मैकेनिकल लोड, उस मैकेनिकल लोड्स को सप्लाई करने के लिए सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस और करंट का डेवलपमेंट यहां पे देखने के लिए मिलता है। कि अगर मैं बात करूं एंड पोल से फ्लक्स लाइंस जा रही हैं, इस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस वोल्टेजेस का डायरेक्शन अगर इस कंडक्टर में मेरे को चाहिए तो अनपोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड आपका थंब इंडिकेट करता है। मतलब कि अगर फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो मोशन ऑफ द कंडक्टर किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग थंब का इंडिकेशन करेंगे। मतलब कि इस कंडक्टर में जो वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे वो मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रही है और ये इंडिकेट कर रही है कि वोल्टेजेस आप ऑब्जर्वर हैं, आपकी तरफ से बोर्ड में इंटर करती हुई देखने के लिए मिल रही है, मतलब आपसे एरो दूर जाती हुई देखने के लिए मिल रही है, मतलब क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस। एन पोल से जो लिंकअप हो रहे हैं वहां पे क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। और जो एस पोल से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सेम आप अप्लाई करिए कि एस पोल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप अप्लाई करके ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे अगर क्रॉस है तो इस साइड आपको डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस। इंड्यूस्ड वोल्टेज। अब ये कैसा रोटर है? ये शॉर्ट सर्क्यूटेड रोटर है, स्क्वायरल केज रोटर है, बोथ हैंड से शॉर्टेड कंडक्टर्स है। मतलब कि इन कंडक्टर्स में, ये कंडक्टर्स है, इस तरीके से कंडक्टर है ये, यहां पे अगर क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है, कि फ्रंट व्यू से देखें तो क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस अगर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि एरो इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तभी तो वोल्टेज का राइज हो रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में वोल्टेज राइज कर रहा है। और ये कंडक्टर्स कैसे हैं? शॉर्ट सर्क्यूटेड हैं बोथ हैंड से। तो अगर मैं शॉर्ट सर्क्यूटिंग इसमें प्रोवाइड करूं, इस तरीके से शॉर्ट सर्क्यूटिंग प्रोवाइड करूं, तो वोल्टेजेस इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। अगर ये शॉर्ट सर्क्यूटेड करूं तो इमीडिएटली ये यहां से करंट भी फ्लो करना चालू करेगा और करंट के फ्लो होने का पाथ भी यही होगा। तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज राइज हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। मतलब कि वोल्टेजेस का डायरेक्शन अगर ये है तो करंट भी यहां पे सेम डायरेक्शन में होगी। मोटर है तब भी, मोटर है तब भी। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ बात किया हुआ था वो अदर मशीन्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन इंडक्शन मशीन्स के रोटर शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं तो जिस डायरेक्शन में इंड्यूस वोल्टेजेस होगा उसी सेम डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन होगा। तो चलिए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि एम्पियर टर्न्स एमएमएफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल है, ना कि वोल्टेजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेजेस रेस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल है। तो इस कंडक्टर में क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस था, इसी सेम कंडक्टर में करंट को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, ये कोई सेपरेट कंडक्टर नहीं है, इसी सेम कंडक्टर में पिंक कलर के पेन से मैं करंट का रिप्रेजेंटेशन करूं तो यहां पे क्रॉस इंड्यूस वोल्टेजेस था तो क्रॉस करंट देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस करंट। यहां पे डॉट इंड्यूस वोल्टेजेस है तो डॉट करंट्स देखने के लिए मिलेंगे, डॉट करंट्स देखने के लिए मिलेंगे।
तो क्रॉस डॉट करंट का डायरेक्शन एक बार आपको नोन हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर करंट का डायरेक्शन आपको नोन हो गया, क्रॉस से इंटर कर रहा है, डॉट से बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा, इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगे। और ये कौन सा करंट था, रोटर का करंट था, मतलब फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो रोटर से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आप अगर एयर गैप में बैठ के ऑब्जर्व करते हैं तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन ये है, मतलब इस बॉडी से फ्लक्स लाइंस बाहर आती हुई देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कि ये एन पोल ऑफ द रोटर हो जाएगा, और ये वाला जो पोल होगा अपोजिट वाला, ये एस पोल ऑफ द रोटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटर कर रही होंगी। अब टॉर्क के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एन पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, एस पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे एन पोल को अट्रैक्ट करेगा। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट है, रोटर रोटेटिंग पार्ट है, तो ये इस डायरेक्शन में टॉर्क का भी एक्सपीरियंस इसमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि टॉर्क का एक्सपीरियंस, ये रोटर जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा। अब इफ आई ब्लॉक द रोटर नॉट टू रोटेट, ये इस डायरेक्शन में टॉर्क का एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, रोटेट होने ना दूं, तो हैंड्स जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, और अगर मैं इसको फ्री टू रोटेट करता हूं तो ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में रोटेशन भी इसका देखने के लिए मिलेगा। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, सेम डायरेक्शन में रोटर रोटेट करना चालू कर देगा। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है रोटर का, जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, उसी सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हम लोगों को रोटर्स का देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट रोटर्स में देखने के लिए मिलता है, और रोटर रोटेट करना चालू करती है। फ्लक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि रोटर को प्लेस करें या फिर ना करें, फ्लक्स लाइंस जो हैं वो सेम ही देखने के लिए मिलेंगी। और अगर हम लोग कोई लोड कनेक्ट करते हैं जिसके कारण सम काइंड ऑफ वोल्टेजेस करंट हम लोगों को रोटर्स में देखने के लिए मिलेंगे, और उस करंट के कारण कुछ देखिए स्टेटर के फ्लक्स, स्टेटर के पोल्स जो हैं, स्टेटर की वाइंडिंग्स फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस कर रही हैं एयर गैप में, रोटर में लोड कनेक्टेड है जिसके कारण वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टेटर के फ्लक्स, रोटर के फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी, इंटरेक्शन के बाद भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी आपको मशीन में। फ्लक्स लाइंस में किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। तो फ्लक्स लाइंस जब सेम है, वो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि विदाउट, बिकॉज ऑफ द लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, इफ नेट फ्लक्स पैटर्न ऑफ द मशीन चेंजेस, देन वी हैव टू एनालाइज आर्मेचर रिएक्शन। तो यहां पे नेट फ्लक्स पैटर्न चेंज कर रहा है क्या, नो लोड के कंडीशन में जितनी फ्लक्स लाइन थी, लोडेड कंडीशन में भी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लाइंस है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन नीड नॉट बी एनालाइज इन केस ऑफ एन इंडक्शन मशीन। तो ये एक आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया कि कोई भी फ्लक्स लाइंस में चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो हम लोगों को आर्मेचर रिएक्शन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। टॉर्क के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके के टॉर्क का डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से टॉर्क्स का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां तक का डिस्कशन क्लियर हुआ। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, किस तरीके से डिस्कशन किया हुआ है हम लोगों ने, तो इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं जिससे हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। किस तरीके से हाउ इंडक्शन मशीन स्टार्ट्स, इसका आंसर हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। इन स्टेटर स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग, लेट्स से टाइम डिस्प्लेस्ड balanced current are flowing through
या फिर आर इंजेक्टेड थ्री फेज स्पेस displaced winding of stator. Time displaced balance currents are injected in three phase space displaced winding of stator. One, rotating magnetic field of magnitude 1.5 F max is created let's write down one resultant rotating magnetic field na resultant of one resultant rotating magnetic field of magnitude 1.5 F max is created which will rotate in space with synchronous speed and aligned to the phase where maximum currents are flowing. At that particular instant. ठीक है, ये क्लियर है ये स्टेटमेंट कि जैसे ही हम लोगों ने टाइम डिस्प्लेस करंट सप्लाई किया स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में एन और एस पोल्स रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई जो कि स्पेस में रोटेट करेगी और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 एफ मैक्स है और ये किस स्पीड से रोटेट करेगी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी किस फेज एक्सिस के साथ अलाइंड होगी किस फेज एमएमएफ एक्सिस के साथ अलाइंड होगी जिस फेज एक्सिस में मैक्सिमम करंट उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में फ्लो कर रहा हो ए बी सी फेज सीक्वेंस रहता है पहले ए का मैग्नीट्यूड हाई फिर बी का मैग्नीट्यूड हाई फिर सी फेज के करंट का मैग्नीट्यूड हाई तो ए बी सी फेज सीक्वेंस में ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करना चालू कर देंगी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हुआ स्टेटर का डिस्कशन ओवर अब हम लोग रोटर का प्लेसमेंट करते हैं इफ आई प्लेस द रोटर सो रोटर के प्लेसमेंट के बाद कि ये एन और एस पोल्स कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है अब ये जब रोटेट कर रही है तो रोटर के कंडक्टर्स तो प्रीवियसली तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही है ना कि रोटर इमीडिएटली रोटेट थोड़ी करना चालू कर देगा रोटर तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही बना हुआ है जैसे ही ये एन और एस पोल्स अराउंड दी रोटर रोटेट करना चालू करेंगे तो सपोज करिए ये एन पोल है जो कि फ्लक्स लाइन से एग्जिट हो रही है यहाँ से ये कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में रोटेट करना जब चालू करेंगे तो ये कंडक्टर्स डी फाई बाई डी टी का एक्सपीरियंस करेंगे चेंज इन फ्लक्स का एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है जो कि स्टेशनरी कंडक्टर में है रोटर का कंडक्टर है ये एन और एस पोल्स ऑल अराउंड द कंडक्टर कंटिन्यूअसली रोटेशन में है तो ये वाला कंडक्टर डी फाई बाई डी टी का एक्सपीरियंस करेगा जिसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूशन देखने के लिए मिलेगा ईएमएफ इंड्यूस देखने के लिए मिलेगा and as the rotor is in stand still condition stand still मतलब कि stationary so rotor conductor experiences rotor conductor experiences
rotating magnetic field stator rotating magnetic field, and as per the Faraday's law, Faraday law, on rotor conductor EMF induced induction occurs. As we know, rotor conductors are sorted from both the sides so if यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंकअप करेंगे. इफ ओनली रोटर रेजिस्टेंसेस आर एग्जिस्टिंग इज नॉन जीरो एंड रोटर रिएक्टेंस if only rotor resistance is non-zero and rotor reactance is zero, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना कि रोटर का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, कि रोटर में ऑब्वियसली एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स है, उसके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे ना, करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस ऑफर करेगा, कुछ लीकेज रिएक्टेंसेस होंगे स्लॉट्स के कारण कि डेप्थ इन द स्लॉट्स में प्लेस करें, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लीकेज फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा. उस लीकेज फ्लक्स को किससे मॉडल करेंगे? लीकेज रिएक्टेंस से मॉडल करेंगे, रोटर के लीकेज रिएक्टेंस से मॉडल करेंगे. सो सॉर्टेड फ्रॉम बोथ दी साइड. सो इफ रोटर रेजिस्टेंस इज जीरो एंड रिएक्टेंसेस इज नॉन रिएक्टेंसेस इज जीरो, रेजिस्टेंस इज नॉन जीरो, देन rotor current will flow in the same direction of induced voltages. ये सपोज करिए रोटर कंडक्टर है, ये रोटर कंडक्टर है जो कि बोथ हैंड से सॉर्टेड है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेजेस का डायरेक्शन या फिर डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये सॉर्टेड होने के कारण इसी सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा. तो वोल्टेज के राइज होने का डायरेक्शन और करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. अगर ये मोटर है तब भी, जनरेटर है तब भी, क्योंकि ये सॉर्टेड रिंग्स है ना, सॉर्टेड बोथ एंड से सॉर्टेड एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स हैं. induced voltages. And now if we get the direction of current, so we can easily find direction of flux lines. And the rotor poles, induced poles, क्योंकि देखिए स्टेटर में हम लोगों ने वोल्टेजेस का सप्लाई दिया, रोटर में किसी भी तरीके का कोई सप्लाई दिया क्या?
नहीं, तब भी वोल्टेजेस का इंडक्शन रोटर में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है, इंड्यूस वोल्टेजेस है, इंडक्शन के कारण देखने के लिए मिला है, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो इसीलिए इस मशीन को हम लोग इंडक्शन मशीन के नाम से जानते हैं। कि जितने और पोल्स के बारे में बात करें, स्टेटर के पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, और रोटर्स में ऑटोमेटिकली उतने सेम नंबर ऑफ पोल्स का फॉर्मेशन हो गया अगर स्क्वायरल केज मशीन है तो। इसीलिए इस मशीन को इंडक्शन मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस एंड द रोटर इंड्यूस्ड पोल्स। ठीक है, इंड्यूस्ड पोल्स का भी डायरेक्शन हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा एन पोल होगा, कौन सा एस पोल होगा। अब जब पोल्स का पता चल गया, स्टेटर के पोल्स पता चल गए थे, रोटर के भी पोल्स पता चल गए, तो एन और एस पोल्स का अट्रैक्शन होगा, तो इजीली हम लोग टॉर्क डेवलपमेंट का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन इजीली फाउंड the electromagnetic torque development direction of motor. And as we know, in motor, direction of torque development and direction of rotation of rotor is in same direction. इज इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही देखने के लिए मिलेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में ही देखने के लिए, जिस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है उसी सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक का आइडिया क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बड़ा डाउट आ रहा है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, तो वो भी मेंशन करिए, हम लोग उस पर वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, यूट्यूब वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है इन स्टेप से आपको इजीली पता चल जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस तरीके से स्टार्टिंग टॉर्क मशीन्स में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ जिससे स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लें चीज़ों को। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी आपको, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फर्दर अगर हम लोग मूव करें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया, देन हम लोग मूव करें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया, और इस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट मशीन्स में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, प्रीवियसली जो डायग्राम्स हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था। तो इस डायग्राम में ये सारे थ्योरी पढ़िए और टॉर्क का डेवलपमेंट खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये डायग्राम्स के थ्रू हम लोगों ने बात किया। आर्मेचर रिएक्शंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। नो लोड के कंडीशन में जितना फ्लक्स लाइन्स है, लोडेड कंडीशन में भी सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लाइन्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण किसी भी तरीके का कोई आर्मेचर रिएक्शन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ एन इंडक्शन मशीन। नाउ नोट डाउन करिए, फिर हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग सपोज करते हैं कि टॉर्क का डेवलपमेंट का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी पता चल गया। तो इस टॉर्क के कारण, इस रोटेशन के कारण ये रोटर रोटेट करना चालू करेगा, इस टॉर्क डेवलपमेंट के कारण। तो इस डायरेक्शन में जब ये रोटेट करना चालू करेगा,
रोटेट करना चालू करेगा तो स्टेटर के जो प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थे सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे थे, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहे थे। तो ये रोटर स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करना चालू करेगा। ये कंप्लीटली अगर सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट की इस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, रोटर भी इसी सेम डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करना अगर चालू कर देगा तो क्या होगा, हम लोग सिचुएशंस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंडक्टर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में रोटेशन करना चालू कर दें और सिंक्रोनस स्पीड से, क्योंकि ये किस स्पीड से रोटेट कर रहे थे, सिंक्रोनस स्पीड से 120 F/P से, कि जितने नंबर ऑफ पोल की मशीन है, फ्रीक्वेंसीज अगर 50 हर्ट्ज है तो 3000, नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 है तो 3000 RPM के साथ ये N और S पोल्स ऑफ द स्टेटर कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं। स्टेटर में वर्चुअल पोल्स रोटेट करना चालू कर दिए। अब रोटर में हम लोग बात करें कि रोटर में भी टॉर्क का डेवलपमेंट हुआ, रोटेशन हुआ। अब ये रोटर भी अगर रोटेट करना चालू कर दे सेम डायरेक्शन में ऑफ सेम स्पीड, अगर सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करना चालू कर दे तो क्या होगा कि यहाँ पे रोटर के कंडक्टर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये सपोज करिए रोटर का कंडक्टर्स है, ये एन पोल ऑफ दी रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर है। तो ये दोनों सेम स्पीड के साथ, ये भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, ये भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। तो ये कंडक्टर जब भी ऊपर देखेगा तो फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। d∅dt का ये कंडक्टर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जिसके कारण अगर d∅dt चेंज इन फ्लक्स लाइंस का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स में किसी भी तरीके का कोई इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाएगा ना, कि कंडक्टर्स भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं और ये एन और एस पोल्स भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो ये कंडक्टर जब भी टॉप पे देखेगा तो यहाँ पे फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, कोई भी चेंज इन फ्लक्स लाइंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, जिसके कारण कोई भी इंड्यूस वोल्टेजेस इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स में नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंड्यूस वोल्टेजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा तो रोटर के पोल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, केवल स्टेटर फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, स्टेटर पोल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो एक पोल्स हम लोगों को स्टेटर साइड से देखने के लिए मिल रहा है, रोटर साइड से कोई भी पोल्स फ्लक्स लाइंस का फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए इंडक्शन मशीन्स में हम लोग कहते हैं ये एक असिंक्रोनस मशीन है, कि सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट नहीं करती है, ये लैच करने की कोशिश करती है सिंक्रोनस स्पीड को। ये रोटर का जो रोटेशन है वो सिंक्रोनस स्पीड को लैच करने की कोशिश करेगा, रीच करने की कोशिश करेगा, लेकिन सेम स्पीड से अगर रोटेट करेगा तो टॉर्क का डेवलपमेंट जीरो होगा। ये सारी चीजें हम लोगों को स्टोरी में देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर क्या होगा अगर रोटर सेम डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस वाइट वाले कंडक्टर में, रोटर के कंडक्टर्स में इंड्यूस वोल्टेजेस क्या होगा, जीरो होगा, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस होगा। और जब ये एन और एस पोल्स आपने 3 फेज टाइम डिस्प्लेस करंट सप्लाई किया, एन और एस पोल्स का फॉर्मेशन हुआ, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस में रोटेट कर रहे हैं, रोटर स्टैंड स्टिल बना हुआ है कि अगर रोटर के शाफ्ट को ब्लॉक कर दूं, रोटेट होने नहीं दूं, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब कि रोटर का कंडक्टर भी स्टैंड स्टिल स्टेशनरी कंडीशन में है। अब ये स्टेशनरी कंडक्टर में है, ये एनएस स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, मतलब 120 F/P स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, मतलब कि 3000 RPM के साथ रोटेट कर रही है। रोटर के कंडक्टर स्टेशनरी हैं, ये 3000 RPM के साथ रोटेट कर रही है। तो रोटर का कंडक्टर जब भी देखेगा फ्लक्स लाइन मूव करती हुई देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कि रोटर का कंडक्टर ज्यादा d∅dt का एक्सपीरियंस करेगा, और ज्यादा d∅dt का अगर एक्सपीरियंस करेगा तो ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा तो ज्यादा करंट का डेवलपमेंट करेगा, ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस, ज्यादा करंट मतलब कि ज्यादा फ्लक्स लाइंस मतलब स्ट्रॉन्ग पोल्स क्रिएट करेगा, रोटर का स्ट्रॉन्ग पोल्स क्रिएट करेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के थ्रू ज्यादा लोड्स को डिलीवर किया जा सकता है, लोड्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल किया जा सकता है। तो इंड्यूस वोल्टेजेस जब रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है उस पर्टिकुलर, तो इंड्यूस वोल्टेजेस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर की, नॉट रोटर एमएमएफ, स्टेटर एमएमएफ और रोटर
नॉट रोटर एमएमएफ। स्टेटर एमएमएफ और रोटर के बीच के रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड कर रहा है इंड्यूस वोल्टेजेस ऑफ द रोटर कंडक्टर्स। ई आर रोटर में जो कंडक्टर्स में इंड्यूस वोल्टेजेस है ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन एस माइनस एन आर के। कि सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कर रहे हैं, रोटर के रोटेटिंग स्पीड को, रोटर के एमएमएफ के नहीं, रोटर के रोटेटिंग स्पीड को हम लोग एनआर कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के डिफरेंस पे, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा रोटर के कंडक्टर्स का इंड्यूस वोल्टेजेस। ठीक है, रोटर के कंडक्टर्स का इंड्यूस वोल्टेजेस। तो यहां पे एक नीचे में आप लोग लिखिएगा रोटर कंडक्टर इंड्यूस वोल्टेजेस, वोल्टेज नीचे में आप लोग लिखिएगा ना स्पेस बना के, मैं यहीं पे सारी चीज़ें डील कर दे रहा हूं जिससे क्लियरिटी रहे आपको। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव स्पीड पे, विल डिपेंड्स अपॉन the relative speed if rotor is at standstill, मतलब कि एनआर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कि एनएस तो रोटेट कर रहा है, आपने स्टेटर में तो सप्लाई दिया, एन और एस पोल्स तो रोटेट कर रहे हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन रोटर ब्लॉक्ड कंडीशन में है, रोटर रोटेट नहीं कर रहा है। मतलब रोटर की स्पीड कितनी है, जीरो है, एनआर की स्पीड जीरो है, एनएस की स्पीड आपको देखने के लिए मिल रही है। मतलब कि इंड्यूस्ड वोल्टेजेस इन द रोटर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनएस माइनस एनआर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे माइनस वाला जो टर्म था वो रेड्यूस हो गया, जीरो हो गया। मतलब कि ओवरऑल जो टर्म था वो इंक्रीज हो गया। यहां पे सपोज करिए -100 रहता तो ओवरऑल वैल्यू कम होती ना, -1000 रहता तो ओवरऑल वैल्यू कम रहती, लेकिन -0 है, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है ना। ये सपोज करिए 2 पोल की मशीन की तो 1000 आरपीएम, एनएस इज इक्वल टू क्या होता है 120 एफ अपॉन पी, कि जितना फ्रीक्वेंसी का करंट आप लोग सप्लाई कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ की पोल की मशीन है तो 120 एफ अपॉन पी फ्रीक्वेंसी और पोल्स की वैल्यू पता चल गई तो एनएस की स्पीड पता चल जाएगी। तो एनएस की स्पीड 3000 आरपीएम होगी अगर 2 पोल की मशीन है, 50 हर्ट्ज सप्लाई हम लोग एज अ इनपुट दिया हुआ है तो 50 हर्ट्ज के सप्लाई और 2 पोल की मशीन है अगर, तो एनएस की स्पीड 3000 आरपीएम के साथ रोटेट करेगी। मतलब कि रोटर के कंडक्टर स्टेशनरी है, इसके रेस्पेक्ट में ये 3000 आरपीएम के साथ रोटेट कर रही है, ज्यादा डी फाई बाई डी टी का एक्सपीरियंस करेगी, ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट करेगी, मोर इंड्यूस वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इफ रोटर स्पीड की टॉर्क का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम डायरेक्शन में हुआ, रोटर रोटेट करना चालू किया। अब रोटर की स्पीड नियरर टू सिंक्रोनस स्पीड अगर देखने के लिए मिल रही है, नियरर टू सिंक्रोनस स्पीड, कि रोटर इतने स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है कि वो सिंक्रोनस स्पीड को रीच कर जा रहा है। अगर सपोज करिए ऐसा कोई कंडीशन बना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिल ही रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है और एन और एस पोल्स किस डायरेक्शन में, इसी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो रोटर रोटेट करके इसी को रीच कर जाए, इसकी स्पीड को रीच कर जाए। तो रोटर के कंडक्टर्स रखे हुए हैं और जब भी ऊपर देखेगा तो फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, कांस्टेंट फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगे, कोई भी चेंज इन फ्लक्स लाइंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई भी चेंज इन फ्लक्स लाइंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि रोटर के कंडक्टर में जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। So ER is directly proportional to NS minus NR is approximately equal to NS. तो ये ER में approximately जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, जीरो इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
तो इंड्यूस वोल्टेजेस रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। इंड्यूस वोल्टेजेस इन द रोटर कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव स्पीड पे रोटर की डिपेंड कर रही है। स्टेटर एमएमएफ और रोटर के रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं। ये नोट पॉइंट आपने लिख लिया, अब इसके नीचे एक पॉइंट और नोट डाउन करिएगा, ऐड ऑन करिएगा कि सपोज करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी सेम डायरेक्शन में है। अब इसके शाफ्ट को मैं ब्लॉक कर दूं, नॉट टू रोटेट, इफ आई ब्लॉक द रोटर नॉट टू रोटेट, तो इस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग एक्सपीरियंस करूंगा, मैं ट्विस्टिंग फोर्सेस एक्सपीरियंस करूंगा, ट्विस्टिंग फोर्सेस एक्सपीरियंस करूंगा। अब इसी शाफ्ट के साथ अगर मैं कोई ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में बात किया हुआ है, इसी शाफ्ट के साथ ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट, स्क्रूज टाइट करते चला गया, स्प्रिंग टाइट होता चला गया, मैकेनिकल लोडिंग इंक्रीज होती चली गई। जब भी मैकेनिकल लोडिंग इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब कि लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता चला गया, कि आप जब नो लोड के कंडीशन में है, बाइसिकल ड्राइव कर रहे हैं, तो हैप्पीली पैडल कर पा रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी रेटिंग इतनी है, हैप्पीली ड्राइव कर पा रहे हैं और फुल स्पीड से आपकी बाइसिकल मूव कर रही है। लेकिन आपके लोडिंग जब अवेलेबल हो जाएगी बैक कैरियर पे, चार पांच दो लोग सपोज करिए आके बैठ गए, अब आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द बाइसिकल, फर्दर मूव द बाइसिकल। अब अगर आपकी लोडिंग कैपेसिटी एक्सीड हो जा रही है, कि लोड्स इतने ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं कि आप डिराइव करने के कैपेबल नहीं है, कि सपोज करिए 10 लोग आपके बैक कैरियर में आके बैठ गए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप पैडल मारने के लिए कैपेबल नहीं है, पैडल करने के लिए कैपेबल नहीं है, आप इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, इतना पैडल नहीं अप्लाई कर सकते कि आपकी बाइसिकल फर्दर मूव कर सके, मतलब कि आपकी कैपेसिटी लोडिंग कैपेसिटी से एक्सीड हो चुकी है। लोड्स का रिक्वायरमेंट, लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट आप सस्टेन करने के कैपेबल नहीं है अभी, ठीक है। लोडिंग कैपेसिटी एक्सीड हो चुकी है, मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इफ लोड टॉर्क का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है, कि इसके शाफ्ट से जो हम लोगों ने ब्रेक ड्रम कनेक्ट किया हुआ, स्क्रूज टाइट करते चले गए, स्प्रिंग टाइट होते चले गए, शाफ्ट में मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली गई, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग बात करें, नीचे आप लोग नोट डाउन करिएगा, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज करेगा तो क्या हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। तो इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट, नीचे लिखेगा ना आप लोग पॉइंट्स बना के, इफ लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन्स इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर। कि ये एक असिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन इज असिंक्रोनस स्पीड, असिंक्रोनस मशीन। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे असिंक्रोनस स्पीड मशीन है। कि इसके शाफ्ट में जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं, कि हैप्पीली जब नो लोड के कंडीशन में था तो इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा था, इजीली फुल स्पीड के साथ रोटेट कर रहा था शाफ्ट। नो लोड के कंडीशन में थे, फुल स्पीड के साथ आप पैडल कर पा रहे थे, फुल स्पीड के साथ आपकी बाइसिकल मूव कर रही थी। जैसे ही लोडिंग इंक्रीज हुई, बैक कैरियर में अवेलेबल हुआ आपका, अब आपको पैडल करना पड़ेगा, पैडल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिराइव द बाइसिकल। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, कि अगर नो लोड के कंडीशन में है तो फुल स्पीड के साथ रोटेट कर पा रही है, जैसे ही लोडिंग इंक्रीज होती है शाफ्ट में, स्क्रूज टाइट होते हैं, ब्रेक ड्रम टाइट होता है, मतलब कि शाफ्ट में लोडिंग, मैकेनिकल लोडिंग इंक्रीज हो रही है, मतलब कि अगर लोडिंग इंक्रीज हो रही है तो अब इसका जो रोटेशन होगा, जो जितने स्पीड के साथ रोटेट कर रहा था ये, अब इसकी स्पीड में, रोटर की स्पीड में रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा, रोटर की स्पीड स्लो डाउन होती हुई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लोडिंग बैक कैरियर में लोडिंग इंक्रीज हुई। अब आपकी स्पीड नो लोड के कंडीशन में जितनी थी उतना बैक कैरियर में लोडिंग इंक्रीज हुई, तो उतनी ही स्पीड रहेगी, क्या आपको मोर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द बाइसिकल, आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। 5 लोग आके बैठ जाते हैं और ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो जैसे ही मैकेनिकल लोडिंग इंक्रीज हो रही है, शाफ्ट की स्पीड जो है, रोटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब कि एनआर जो है, रोटर का स्पीड को एनआर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड्यूस हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट इन द लोड टॉर्क विल बी मेट इन द इंडक्शन मोटर बाय रेड्यूसिंग इट्स स्पीड।
तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हम लोगों को नोट डाउन करना चाहिए। हम लोग इसको और फर्दर डील करने की कोशिश करते हैं। स्पीड में रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पीड में रिडक्शन देखने के लिए मिला, तो अब क्या देखने के लिए मिलेगा? इसका फर्दर स्टेप ये होगा कि इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर कंडक्टर्स क्या होंगे। इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनएस माइनस एनआर। रिलेटिव स्पीड पे ये डिपेंड करते हैं। तो जब एनआर की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, एनआर की वैल्यू जब रेड्यूस हो रही है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। मतलब इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर कंडक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। जब एनआर की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है ना। ये अगर नेगेटिव पॉइंट है, मतलब ये वाली वैल्यू रेड्यूस हो रही, तो ईआर की वैल्यू इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जब ईआर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ईआर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका नेक्स्ट इफेक्ट ये देखने के लिए मिलेगा कि इंड्यूस वोल्टेजेस अगर इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर्स में, तो इंड्यूस वोल्टेजेस जो कंडक्टर में इंड्यूस हो रहा था, ये अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये शॉर्ट सर्क्यूटेड है, तो इमीडिएटली ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जब वोल्टेजेस ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब वोल्टेजेस ज्यादा है, तो मतलब ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, तो करंट की वैल्यू, रोटर करंट की वैल्यू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। रोटर करंट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जब करंट्स की वैल्यू रोटर कंडक्टर्स में इंक्रीज हो जाएगी, तो जो फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो रही है, एज पर दी ओरिएस्टेड लॉ हम लोगों को मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट इंजेक्शन कर रहे हैं, ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। करंट का वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए, एम्पियर्स ने ये बताया फिर फर्दर लेटर ऑन कि करंट्स का वैल्यू आप इंक्रीज करते चले जाइए, तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को और ज्यादा स्ट्रांग क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें कि जब करंट की वैल्यू यहां पे बढ़ रही है, तो फ्लक्स लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी। फ्लक्स लाइंस भी, रोटर की जो फ्लक्स लाइंस है वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। मतलब कि रोटर के जो पोल्स हैं वो स्ट्रांग होते चल जाएंगे। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। मतलब ये रोटर के स्ट्रांग एन पोल क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रांग एस पोल क्रिएट हो जाएगा। कि फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हुई, मतलब कि ये एन पोल स्ट्रांग हो गया ना। प्रीवियसली लो फ्लक्स एमिट कर रहा था, अभी हाई फ्लक्स एमिट करेगा, तो ये स्ट्रांग एन पोल का क्रिएशन हो गया, ये स्ट्रांग एस पोल क्रिएट हो गया। मतलब कि ये एन पोल अगर स्ट्रांग हो गया, पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, तो ये इजीली ये अट्रैक्ट करेगा इसको। ये और इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये और इजीली एक दूसरे को रिपल करेंगे। एस पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि लोड टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट अगर मशीन में देखने के लिए मिल रहा है कि मोटर ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट कर रही है, और मोटर के केस में हम लोगों को मालूम है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसी सेम डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर। अब ब्रेक ड्रम हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, लोड टॉर्क इंक्रीज हो रहा था, तो इसको मीट करने के लिए, इस लोड टॉर्क के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो इनको मीट किया जा सकता है। क्योंकि एट द एंड हम लोगों को मैकेनिकल लोड्स को सेटिस्फाई कराना है, तो जितना ज्यादा अपोजिशन हो रहा है आपका इनपुट, उतना ज्यादा डोमिनेटिंग होना चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए ज्यादा इनपुट आपको प्रोवाइड, ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये लोड टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी मशीन में और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। तो ये लोड टॉर्क अगर इंक्रीज हो रहा था, तो ये सारे प्रोसेस होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी फर्दर इंक्रीज होगी और इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी। तो इंक्रीमेंट इन द लोड टॉर्क इन केस ऑफ एन इंडक्शन मशीन विल बी मेट बाय रिड्यूसिंग इट्स स्पीड।
दिस इज द स्टेटमेंट एंड व्हाट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर। ये पूरा प्रोसेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को कि किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट हुआ। डिटेल्ड आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया जिससे एक ओवरऑल पिक्चोरियल व्यू आपको मिल सके और इंडक्शन मशीन्स जैसे सब्जेक्ट में आप कमांड हासिल कर सके। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे, स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग लिंकअप करेंगे जिससे यूजुअली आप लोग फील कर सकें कि किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर मैनर में आप लोगों के पास पहुंच सके, जिसके लिए हम लोग इतना एफर्ट इस सेशन में देख रहे हैं। तो इस तरीके से इंडक्शन मशीन्स स्टार्ट होती हैं। अब एक पॉइंट है स्लिप का। स्लिप, तो स्लिप हम लोग आज के इस सेशन में डिफाइन कर लेते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर फर्दर बात करेंगे। तो नीचे आप लोग लिखिएगा स्लिप। एंड प्रीवियसली आप लोग लिख लीजिए इंडक्शन मशीन इज असिंक्रोनस मशीन। कि जिस स्पीड में स्टेटर एमएमएफ रोटेट कर रहा है उसी सेम स्पीड में रोटर नहीं रोटेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्लिप का कॉन्सेप्ट आता है। स्लिप का डेफिनेशन हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ जस्ट अ सेकेंड, relative speed of stator MMF relative speed of stator MMF and rotor, not rotor MMF, relative speed of stator MMF and rotor expressed as तो स्लिप कैन बी रिटन एज ns स्टेटर एमएमएफ माइनस रोटर की जो स्पीड है एक्सप्रेस एज इन टर्म्स ऑफ ns मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये स्लिप का एक्सप्रेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, स्लिप का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए आप लोग। स्लिप का ये डेफिनेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। Let's write down expressed as percentage of stator MMF speed। तो ns माइनस nr रिलेटिव स्पीड एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ स्टेटर एमएमएफ स्पीड मल्टीप्लाइड विथ 100%। अगर हम लोग निकाले तो पर यूनिट में हम लोगों को वैल्यू स्लिप की देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट था, स्लिप की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। स्लिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि स्टेटर एमएमएफ और रोटर दोनों सेम स्पीड से रोटेट नहीं कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस अवेलेबल है, रिलेटिव स्पीड अवेलेबल है, जिसके कारण स्लिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू फर्दर हम लोग रोटर सर्क्यूटरी एनालिसिस करेंगे, स्लिप के थ्रू हम लोग सारी चीज़ें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने मेंटेन किया कि किस तरीके से इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग टॉर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकता है, किस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा और किस तरीके से इंडक्शन मशीन स्टार्ट होगी।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, स्मॉल इंट्रोडक्शन क्रिएट करेंगे जिससे आप बेटर आइडिया, बेटर लिंक क्रिएट कर सकें, क्योंकि 2-3 सैंपल अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे तरीके से फोकस मेंटेन हो जाता है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोटर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, रिएक्टेंसेस के लिए टॉर्क का डेवलपमेंट फाइंड आउट कराने की कोशिश करूं, और लोड एंगल ऑफ द इंडक्शन मशीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों को लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था इन केस ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन। अगर आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ लिया होगा तो 0 से 90 के बीच में आपको डेल्टा की वैल्यू देखने के लिए मिल रही थी। डेल्टा की वैल्यू अगर हम लोग इंडक्शन मशीन में बात करें तो 90 टू 180 डिग्री हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। वहीं डीसी मशीन्स में बात करें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री देखने के लिए मिलेगी। तो ये डेल्टा एंगल क्या है, हम लोग किस तरीके से इंडक्शन मशीन्स में देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे सारी की सारी मशीन्स को यूनिफाइड किया जा सके, सिंगल पॉइंट पे एनालाइज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के बाद। थैंक यू।